आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं, पूजा सचदेवा। आज सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ग्राफिक्स और कुछ आंकड़ों के साथ। सबसे पहले मैं चाहूंगी ग्राफिक्स दर्शकों को आप दिखाएं, जिसके जरिए दर्शक समझ पाएंगे कि कहां पर अभी फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ वो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी उन प्रदेशों में कोरोना से क्या स्थिति है। तो देखिए, दिल्ली में 19 अप्रैल से 10 मई तक लॉकडाउन है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ था। बिहार में 4 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन 2 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में 3 मई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, यानी कि 10 मई तक लॉकडाउन वहां पर भी रहेगा। ओडिशा में 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन है। राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। कर्नाटक में 27 अप्रैल की रात से 12 मई तक लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में 22 अप्रैल से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, 6 मई तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि कल तक, और इसके आगे तारीख बढ़ सकती है, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। पंजाब में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। मध्य प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। गुजरात में 29 शहरों में रात्रि कर्फ्यू। महाराष्ट्र में 5 अप्रैल से कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन है। पाबंदियां बाद में 15 मई तक वहां पर बढ़ा दी गई। तमिलनाडु में 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक है। केरल में 4 मई से 9 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां। पुडुचेरी में 10 मई तक लॉकडाउन। तेलंगाना में 8 मई तक रात्रि कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में 6 मई से 2 हफ्ते के लिए दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आंशिक कर्फ्यू। नागालैंड में 30 अप्रैल से 14 मई तक कड़े नियमों के साथ आंशिक लॉकडाउन। मिजोरम में आइजोल और अन्य जिला मुख्यालयों में 3 मई से 8 दिनों का लॉकडाउन है। उत्तराखंड में राज्य ने कई पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 12 में से 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू है। सप्ताहांत बंद है, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन है। बीते 24 घंटों का ये कोरोना ग्राफ देखिए। भारत में नए केसेस 3,82,000 के पार। महाराष्ट्र में नए केस 51,000 के पार। मौत का आंकड़ा 891। कर्नाटक में 44,000 से ज्यादा नए मामले, मौत 292 लोगों की। उत्तर प्रदेश में नए केसेस 25,000 के पार। मौत का आंकड़ा 352। तमिलनाडु में नए केसेस 21,228। मौत का आंकड़ा 144। नए केसेस आंध्र प्रदेश में 20,000 के पार। मौत 82 लोगों की। दिल्ली में नए केसेस 19,953। मौत का आंकड़ा 338। नए केसेस राजस्थान में 16,974। मौत का आंकड़ा 154। हरियाणा में नए मामले 15,786 और 153 लोगों की मौत। पंजाब में नए मामले 7,601। मौत का आंकड़ा 173। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए समय तो हमें मिला था, लेकिन उस समय का उपयोग सरकारें कर पाई या फिर नहीं कर पाई, इसका जवाब आपको हर रोज के बढ़ते कोरोना के आंकड़ों, शमशान भूमि के बाहर लगी लाइनों, अस्पताल के बाहर इलाज के लिए इंतजार कर रहे मरीजों, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ती जिंदगियों के आंकड़ों से मिल रहा है। कोविड टास्क फोर्स से लेकर एम्स के डायरेक्टर तक, यहां तक कि अमेरिका के डॉक्टर फॉसी तक ने सरकार को लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि लॉकडाउन लगाने पर विचार कर लें, पर केंद्र सरकार लॉकडाउन को आखिरी विकल्प मान रही है। कई राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, आंशिक तौर पर या फिर किश्तों में। किसी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन है तो किसी राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू है, वहां पर इसका कितना असर हुआ। लेकिन आज का सवाल यह है कि जहां जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, क्या कोरोना का ग्राफ वहां पर डाउन हो पाया?
आपने अभी कुछ ग्राफिक्स देखे जिसके जरिए आपने देखा कि किन किन प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है, बेशक वो संपूर्ण लॉकडाउन हो या फिर आंशिक तौर पर लॉकडाउन हो। और आपने उन प्रदेशों के कोरोना के ग्राफ को भी देखा, कोरोना के मीटर को भी देखा कि लॉकडाउन लगने के बावजूद वहां पर मामलों में किस तरीके से इजाफा हो रहा है। न केवल कोरोना के एक्टिव केसेस में इजाफा हो रहा है, बल्कि इसी के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो कि बेहद परेशान कर देने वाला है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया, क्या उस लॉकडाउन लगाने के बाद वहां पर कोरोना मीटर में कुछ कमी आ पाई? क्या वहां पर मौत के आंकड़ों में कुछ कमी आ पाई? आज के पैनल से हम यही सवाल पूछेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा देती हूं। अशोक ठाकुर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, वरिष्ठ चिकित्सक है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, क्योंकि दिल्ली में हालात कितने चिंताजनक है हम सब इससे वाकिफ हैं। 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान वहां पर किया गया। 10 मई तक लॉकडाउन दिल्ली में अभी के लिए फिलहाल जो बताया गया है। क्या आपको लग रहा है इस लॉकडाउन से कुछ फायदा हो रहा है? कोरोना के ग्राफ में कुछ कमी आ रही है? क्योंकि आंकड़े कुछ और बता रहे हैं सर। पूजा जी, बिल्कुल लॉकडाउन का निर्णय बिल्कुल सही है हमारा। और दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले 1 हफ्ते के लिए बात में उसको बढ़ाया, तो उससे फायदा ये हुआ कि हम देख पा रहे हैं कि अभी पिछले 2-3 दिनों में अगर आप गौर करें तो हमारे जो कोरोना के पॉजिटिविटी रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, कोरोना के जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। तो इससे लगता है कि वाकई लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि जिस तरह से आप सर कितने कम आ रहे हैं? कितनी कम? तो तमाम राज्य जो है भारत के सब जगह कोरोना का कहर बरस रहा है। और इसका यही एकमात्र उपाय है कि लॉकडाउन के जरिए लोगों को कहा जाए कि भाई आप आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर मत निकलिए। तो उससे हमको कोरोना को रोकने में, उस पर थोड़ा काबू पाने में जरूर सहूलियत मिल रही है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि दिल्ली में ही आप देखें तो 2-3 दिन से कोरोना केसेस में कमी आई। तो इसलिए लॉकडाउन का निर्णय बिल्कुल सही है। और आप खुद अपनी रिपोर्ट में आप बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए केंद्र सरकार को कह रहा है कि आप लॉकडाउन के लिए विचार करिए, तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है लॉकडाउन लगाने के बाद। जाहिर सी बात है कि सरकार को तैयारियां करने का भी वक्त मिल रहा है, और अगर टेस्टिंग होगी, लॉकडाउन लगेगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उस चेन पर कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि रोक लग सकती है। लेकिन क्या आप ग्राफ मुझे लगता है जानते होंगे कि किस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ दिल्ली में बढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि कितनी कमी दर्ज की गई है? ये लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में कोरोना केसेस में कितनी कमी आई है सर? नहीं, देखिए अभी इस तरह से मैंने आपसे बताया ना कि अभी 2-3 दिन के हमारे आंकड़े उठा करके देख लीजिए। सर मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगी। जो डेली केसेस आ रहे हैं उनमें कल का देख लीजिए, परसों का देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले हफ्ते। मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ सर आपको आंकड़े। 26 अप्रैल को 20,201 मामले, 27 अप्रैल को 24,149 मामले, 28 अप्रैल को 25,986 मामले, 29 अप्रैल को 24,235 मामले, 30 अप्रैल को 27,047 मामले, 1 मई को 25,219 मामले, फिर 2 मई को 20,394 मामले। सर कहां पर कमी आ रही है? 3 मई को 18,043। हाँ जी सर, आप खुद देखिए ना, आप 29 अप्रैल और 30 अप्रैल के आंकड़े को देखिए, और 1 मई को आप देखिए, और फिर 2 मई को आप खुद बता रही हैं। तो जो कम हो रहा है, 25,000 से 20,000 पे आया, तो जाहिर सी बात है कि कम हो रहा है। और अगर लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, कोरोना से कंट्रोल हो रहा है, तो इसमें बुराई भी क्या है? ठीक है, पूछती हूँ मैं डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से। डॉक्टर वेद, अगर 25,000 से मामले 24,000 पे आते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या हमारी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जहाँ एक तरफ हाहाकार मचा है, आप देख रही है कि हर तरफ जो है अस्पताल में। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से जाहिर सी बात है एक गरीब तबके को बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ता है सर लॉकडाउन का। तो हमारे लिए लगता है कि लॉकडाउन का जो ये फैसला था वो बिल्कुल जरूरी था। सर बिल्कुल सर, मैं ये नहीं कह रही कि फैसला जरूरी नहीं था। हम आज की स्थिति को समझना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सरकारें लॉकडाउन लगाती हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर उसका जो असर है वो देश पर पड़ता है। ऐसे में मामलों में कितनी कमी आ रही है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़े और वक्त तक के लिए हम लॉकडाउन लगाते हैं तो आर्थिक रूप से लोगों पर इसका असर पड़ेगा। सर डॉक्टर वेद,
यही जानना चाहती हूं मैं कि अगर 1-2 हजार मामले घट भी रहे हैं तो क्या लॉकडाउन से आपको लगता है कि फायदा पहुंच रहा है, डॉक्टर वेद? इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वायरस का वो 7 से 10 दिन का है। तो जब तक कि कुछ लंबा अरसा ना गुजर जाए से 1 मंथ हम ये कह नहीं सकते। हाँ, ये बात तो जरूर आपको मानना पड़ेगी कि मामले बढ़े नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि आज 10,000 है फिर 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, क्योंकि जो ये वायरस है, ये पर्टिकुलर स्ट्रेन है, इसका यही है कि जो आपके पास ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है, मेरे ख्याल से 617 जो भी है नाम है, तो बेसिकली बहुत हाईली इन्फेक्टिव है। यदि हम लॉकडाउन नहीं करते तो संख्या बहुत बढ़ सकती थी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात स्टैटिक है और ये थोड़ा दिन और दिया जाए तो काम हो जाएगा। डॉक्टर वेद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो आपने अभी अभी कहा। मैं दरअसल इसी पॉइंट पर आना चाहती थी कि अगर मामले घट नहीं भी रहे तो मामले बढ़ भी तो नहीं रहे, उतने मामले। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं। अशोक जी का रुख करते हुए, अशोक जी, आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि लॉकडाउन जब पिछली बार भी लगाया गया था, कोरोना के मामलों में किस तरीके से गिरावट उस वक्त पर भी देखी गई थी। बीच में एक ऐसा समय भी आया जब हम सबको लग रहा था कि अब हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब की जो परिस्थितियां हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि लॉकडाउन लगाने पर आप विचार कर ले। अच्छा, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर भी कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है अशोक जी, इस वक्त देश को पूरे लॉकडाउन की जरूरत है, संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत? पूजा जी, यदि हम लॉकडाउन के महत्व को समझना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि सबसे पहले लॉकडाउन को प्रॉपरली महाराष्ट्र ने इम्प्लीमेंट किया था। और आज हम देखें, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो केसेस हैं उनमें गिरावट आ रही है। तो इस बात का अंदाजा लग सकता है कि जिस तेजी के साथ प्रारंभ में कोरोना बढ़ा था, कोरोना के केसेस बढ़े थे, वो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के कारण कहीं न कहीं वो नीचे आना प्रारंभ हुए हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की भी बात करें तो हम देखेंगे जहां जहां लॉकडाउन को प्रॉपरली लगाया गया है वहां पर कहीं ना कहीं जो है अगर कमी नहीं आई है तो स्थिरता आई है इस चीज में, और जो गुणात्मक एक बढ़ोतरी हो रही थी उसमें रोक लगने का काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन आज जिस तरह से राज्यों ने लगाया है वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं। उसको प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका लाभ इस कोरोना की इस जो लहर है उसको रोकने में मुझे लगता है कि उसका फायदा जरूर मिले। यानी आपको लगता है कि अभी पूरे देश को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर फैसला लें? देखिए, पूरे देश में लगाने की मुझे अभी 1% आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि लगभग ये 10 से 12 राज्यों में ज्यादा व्यापक है और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत लिमिटेड है। तो कुछ हिस्सों में जहां लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं, अगर उसको लॉकडाउन लगाएंगे तो इकोनॉमी पर ज्यादा बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर वेद, क्या आप अशोक जी की बात से सहमत हैं? डॉक्टर वेद, हाँ, देखिए, जहाँ इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 10% से लेके 50%, देखिए 50% तो कहीं भी नहीं है, तो वहाँ जरूर जहाँ इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र की बात हुई, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, कई और राज्य हैं, वहाँ ज्यादा ये कंप्लीट लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं। कई स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे जम्मू में है तो उधमपुर में नहीं है। मेरे कई दोस्त बताते हैं आसाम में है तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल में नहीं है। तो प्रॉब्ली ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा इंडिविजुअली। हम पूरे देश में अननेसेसरी लॉकडाउन करने की बेवजह से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर वेद, क्या आपका मानना यह है कि अगर हम राज्य की बात करें तो स्टेट्स में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि वहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है? हाँ, तो क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है कि कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएं और उनको लॉक कर दिया जाए? इनफैक्ट कि पूरा अगर हम जो है देश को लॉकडाउन करें या पूरे राज्य को लॉकडाउन करें, उससे बेटर ये रहेगा कि कंटेनमेंट जोन्स बना करके वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाए। बेसिकली क्या होता है, कंटेनमेंट जोन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखा गया है कंटेनमेंट जोन में तो आपको कोई चूज करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट या शहर। बट आप कहें कि दिल्ली में मैं कीर्ति नगर को बंद कर देता हूँ और उसको नहीं, वो नहीं चलेगा, वो नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं खुला हुआ हूँ और कीर्ति नगर बंद है, तो वो हो नहीं पाएगा। तो हमें ये चूज करना पड़ेगा कि इस मैप में ये टाउन्स हैं,
इनको हम लॉकडाउन कर सकते हैं, ये टाउन्स को हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। ठीक है, पुष्पेंद्र जी। इसमें हिमाचल एक उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर केवल 4 डिस्ट्रिक्ट में ही लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। बिल्कुल। तो जहाँ पर कहीं सरकार को लग रहा है कि वहाँ पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं या ज्यादा बढ़ने की संभावना है, उस क्षेत्र को उन्होंने जो है वो कंटेन किया है, लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाई है। ठीक है। और जिस तरह की रोक लगाने की आवश्यकता है उतनी ही लगाई है। तो मुझे लगता है पूरे देश में ये जो मॉडल है इसको अच्छे से, लेकिन अशोक जी, यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। अशोक जी, आप ही की बात में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। इनिशियली जब कोरोना वायरस ने देश में एंटर किया और हमने मामले देखे तेजी से बढ़ रहे थे, बहुत लंबा वक्त ऐसा था जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना का एक भी मामला नहीं था, एक भी केस नहीं था, बहुत लंबे वक्त तक। और अभी भी हिमाचल सरकार जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने लॉकडाउन वहां पर किया है, कर्फ्यू वहां पर लगा दिया है, क्योंकि बाकी जो उनके जिले हैं वो कोरोना फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना के केसेस वहां पर कम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मॉडल को क्या अपनाया जाए, क्या ऐसे कोरोना के मामलों पर ब्रेक लग सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक तौर पर भी देश को संभालना बहुत जरूरी है। नहीं पूजा जी, उसको समझने की जरूरत है। हिमाचल की 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां बाहर से बहुत लोग आते जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन 4 डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि बाहर से आवागमन दिल्ली से, मुंबई से, अन्य शहरों से आना, पंजाब से आना जाना ज्यादा है, बिल्कुल, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर खतरा ज्यादा है। तो मैंने कहा कि राज्य सरकारों को अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने शहरों के हिसाब से चीजों का आकलन करके उसको लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। और ऐसा देश भर में चल रहा है और उसके परिणाम भी अब आने प्रारंभ हो गए हैं। मुझे लगता है कि अच्छे से अगर उसको लागू करें तो उसके अच्छे परिणाम आए। जी पुष्पेंद्र जी, जब दिल्ली में अभी पहले हफ्ते लॉकडाउन का ऐलान किया गया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो उन्होंने एक बात कही थी, और मुझे पता है मैं यहीं पर स्टूडियो में थी, उनकी पूरी कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो हम 1 हफ्ते का ये लॉकडाउन लगा रहे हैं, इस समय में हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करेंगे। ये समय हमें लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हमें प्रयोग करना है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि तीसरे हफ्ते का लॉकडाउन चल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हुई सर? देखिए 2 चीजें हैं पूजा जी। मैं पहले आपको पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, आपने कहा कि लॉकडाउन का निर्णय जो है राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नहीं सर, मैं सवाल कर रही थी, मैं जानकारी नहीं दे सकती हूँ सर। मैं उदाहरण लेकर के 2 लाइन में काफी करता हूँ। देखिए, ये राज्य सरकारों के अपने विधेयक पर डिपेंड करता है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर इतनी दुर्दशा थी कोरोना से, पंचायत चुनाव चल रहे थे, उसके बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन की लगाने की बजाय उच्चतम न्यायालय की शरण ले ली। और वहां से इसे लेकर क्या है कि नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इससे कुछ नहीं कहेंगे, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। वहां से कहते कि भाई आप लॉकडाउन मत लगाइए। अब आज देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी बदतर स्थिति है। इसकी अपेक्षा में अगर आप दिल्ली की बात करती हैं, तो अरविंद जी ने जो कहा था, घोषणा करी थी कि हम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा रहे हैं, इस दौरान हम उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेंगे, तो बिल्कुल उसी काम पे लगे हुए हैं। आप देखिए कि दिल्ली में सीएनजी का कोई प्लांट नहीं है, सीएनजी उत्पादन नहीं होता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली कोई औद्योगिक राज्य नहीं है जहां स्टील के प्लांट हो, जहां ऑक्सीजन का काम होता हो, जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता हो। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए सीएनजी, हमारा जो कॉमन विलेज है वहां पे बाकायदा ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। अभी कल संजय गांधी हॉस्पिटल जो है वहां पे फ्रांस सरकार के सहयोग से हमने सीएनजी इसका ऑक्सीजन प्लांट को जो है स्टैब्लिश किया है। पुष्पेंद्र जी, इस तरह से हम लगातार एक बात मैं इन बिटवीन आपको रोकना चाहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी। आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, आपने अभी एक सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। सर, ये प्रॉब्लम क्या है ना कि इस वक्त देश की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इसकी बात नहीं, देश की बात होनी चाहिए। देश को संभालना है सर। राज्यवार बात की थी ना, सर, राज्यवार लॉकडाउन होने चाहिए, तो ठीक है सर, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन केंद्र सरकार से भी सवाल है, हमारे राज्य सरकारों से भी सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश में भी समय रहते लॉकडाउन किया गया होता, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको ऑर्डर भी किया था कि आप लॉकडाउन। सर, आपको लगता है आपने दिल्ली में समय रहते लॉकडाउन कर दिया? सर, दिल्ली में आप जानते हैं कितने लोगों की मौत हो रही है हर रोज? सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही, पूरे देश में बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में। सर देखिए, जब मैं आपसे दिल्ली की स्थिति पर सवाल कर रही हूँ, आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, और आप खुद, जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि यूपी की स्थिति क्या है।
अगर मैं आपसे दिल्ली की स्थिति पूछूं तो आप मुझे देश की बात करते हैं, और आपका जब खुद का सवाल है वो यूपी से जुड़ा है सर। मैं भी तो देश की बात कर रही हूँ सर। हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं पूजा जी, हम लॉकडाउन पे आज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छा विषय है आपका। मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि ठीक है, राज्य सरकारों को चाहिए, केंद्र सरकार को लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसी का एक उदाहरण आपको दे रहा था कि अगर राज्य सरकारें दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह सूझबूझ के साथ अपने अपने स्टेट में अपनी स्थितियां देखते हुए अगर लॉकडाउन करें तो वाकई ये ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके पूरे देश को बंद कर देने के। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, वो अगर आपसे कह रहा है, सरकार को कह रहा है कि लॉकडाउन लगाइए, तो आप समझ सकती है कि वहाँ स्थिति गंभीर बताइए अशोक जी, जवाब दीजिए। ठीक है, कोर्ट में चैलेंज करती है और फिर नतीजा ये होता है कि लॉकडाउन। ठीक है सर, प्लीज एक एक करके अशोक जी बताएं। पुष्पेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, बताएं। दिल्ली के ही कार्यकर्ता हैं और दिल्ली की जो स्थिति बहुत ही भयावह है उसके बारे में बात करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऑक्सीजन उपलब्ध होने के बावजूद उसकी कालाबाजारी रुक नहीं रही है, प्रॉपरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है। और मैं लॉकडाउन में दिल्ली सरकार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया, वो बेहतर फैसला है। सर प्लीज एक एक करके बात कर लीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और दर्शक भी नहीं समझ पा रहे। करना चाहिए था उस पर दिल्ली सरकार ने बिल्कुल सर प्लीज एक एक करके बात कीजिए प्लीज। उसके कारण बेहद कष्ट में है, बहुत अत्यधिक मौतें हो रही है, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, दवाइयों की कालाबाजारी है, ऑक्सीजन की सर कालाबाजारी आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं उस वक्त जब मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। सर प्लीज थोड़ा सा तो सोच लीजिए सर, प्लीज थोड़ा सा सर मानवीयता दिखाइए सर, प्लीज थोड़ी सी संजीदगी। आप लोग बहुत मेच्योर हैं। लेता है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उनको दिल्ली में लोगों की जान बचाने के लिए काम करना चाहिए, बजाय इसके कि अगल बगल में झांक कर जो है अपनी जिम्मेदारी को जो है वो डाइवर्ट करके दूसरों पर डालने की कोशिश कर। भाई अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको लगता है कि मैं डाइवर्ट कर रहा हूं। ये बात तो दिल्ली हाईकोर्ट भी कह रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन दे। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आप पे आप अवमानना की कार्रवाई करेंगे। जो ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? क्या आप स्वीकार नहीं करते कि लोग एक सिलेंडर लेकर पिछले 48 घंटे से ऑक्सीजन के अंदर खड़े हैं, आप वहाँ पर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर डॉक्टर पा रहे। वेद प्लीज, बाकी प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। डॉक्टर वेद, मैं लॉजिकल बात करना चाहती हूँ सर प्लीज। मुझे लगता है दर्शक बैठकर ये सुनना नहीं चाहते हैं कि राज्य सरकारों ने अब तक ये काम वो कैसे करेंगी, केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है। उनको मदद चाहिए सर, देश की जनता मदद चाहती है, ऑक्सीजन चाहती है, अस्पताल चाहती है, बेड्स चाहती है। वो नहीं चाहती कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर वेद प्लीज, डॉक्टर वेद बताएं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि देश पे बहुत बड़ा संकट आया हो और सब लोग इकट्ठे नहीं हुए हों, चाहे वो वॉर हो। मुझे बड़ी आश्चर्य है कि ये वॉर से जितने लोग कारगिल की लड़ाई में नहीं मरे हैं उतने तो एक दिन में मारे जा रहे हैं। तो ये हमें सबको इकट्ठे होके हम नहीं करेंगे तो ये संकट पड़ोस में नहीं रहेगा, आपके घर में आएगा और हमको भी लेके जाएगा। सिर्फ दो चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, बेड और ऑक्सीजन और इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए पूजा जी, यदि आज आप बीमार पड़ जाएं तो आप किसको फोन करेंगी? बताइए मुझे। आप मुझे बताइए किसकी मदद मांगेंगी यदि आपको रात में 1 बजे एक हॉस्पिटल की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है? इस पे चर्चा कीजिए, इस पे बनाइए। जो 100 चैनल इस कंट्री में है, यह सब हम इस पे काम करें कि भाई यदि किसी को बेड की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर वेद आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कुछ इस तरीके की तैयारी कीजिए कि लोगों को पता तो हो उनको किस तरीके से अस्पताल तक पहुंचना है, कैसे उनको बेड्स मिलेंगे। एक कमांड स्ट्रक्चर बनाइए आपके पास। देखिए आप उसको बोलते हैं ना, वो जो टेलीफोन के वो होते हैं क्या, कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर, कॉल सेंटर में थाउजेंड्स कॉल एक जगह जाएं और ये बता सके कि भाई वो वहां मत जाइए, वहां भरा हुआ है, वहां जाइए। शायद मुझे लगता है आप मेरी बात से अग्री करेंगे, हमें इनफ वक्त मिला था सर,
हमें बहुत वक्त मिला था सर। चलिए, जो निकल गया उसको तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि लेकिन उस सर पर रोना बेकार एक्चुअली है। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बात करना जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि ये सेकंड वेव पे खत्म नहीं होगा। हो सकता है, आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि एक बहुत ही खतरनाक थर्ड वेव आ सकती है जो बॉम्बे से शुरू होगी, जिसमें ज्यादा बच्चे सर इन्वॉल्व आज ही होंगे। जानकारी मिल रही थी आंध्र प्रदेश में एक नया म्यूटेंट मिला है और वो 15 गुना ज्यादा इससे डेंजरस है। आज ही मैं और पढ़ रही थी। यदि ये थर्ड वेव आती है और महाराष्ट्र से शुरू होती है जहां बच्चों को ज्यादा होगा, तो बच्चों के आईसीयू अलग होते हैं, बच्चों की ट्यूब्स अलग होती हैं। आज आपके पास हमने आईसीयू तैयार कर लेंगे एडल्ट्स के लिए, तो बच्चों के लिए नहीं होगा। समझ लीजिए 500 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन है। तो इस पे तैयारी होना चाहिए, इस पे सब बहसें इस पे होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए कि शायद पुष्पेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं। गलती हाँ है जी सर, वो बोलिए। बाद में देखी जाएगी। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी। पूजा जी, हम और हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये समय आपस में मिल करके एक दूसरे की मदद करने का है, इसे राजनीति करने का नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि सवाल ये आया, अशोक ठाकुर जी ने कहा, मैं बड़ी विनम्रता से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को मत कहिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और ऐसा है वैसा है। आप हमारी आलोचना करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस गंभीरता को समझिए। पूजा जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पूरे भारत में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो 8,500 मीट्रिक टन का है, लेकिन उसको जो सप्लाई करने का, जो दूर दराज अलग अलग राज्यों में पहुंचाने के लिए हमारे पास टैंकर्स हैं, वो 1631 टैंकर है, क्रायोजेनिक टैंकर। आप जानती हैं किसी साधारण टैंकर से आप लिक्विड ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकते, नहीं कैरी कर सकते। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर केंद्र सरकार ऑक्सीजन का बंटवारा कर रही है, जो 8500 मीट्रिक टन है, वो सभी राज्यों का बंटवारा एलोकेशन वही कर रही है ना, तो उसको उन टैंकरों का भी, जो 1631 टैंकर हैं हमारे देश में, आप उसको राष्ट्रीय संपत्ति मानिए। तो क्या उन टैंकरों का बंटवारा करके सभी राज्यों को बराबर बराबर जिनको जो एलोकेशन मिला है ऑक्सीजन का, वो उनको क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? आज दिल्ली को, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, 976 मीट्रिक टन की आवश्यकता है दिल्ली को, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? परसों हमको मिला 432 मीट्रिक टन, कल हमको मिला 455 मीट्रिक टन, जो हमारी मांग का कुल 44। अशोक जी, ये बड़ा आरोप है। अशोक जी, आपसे आखिरी कमेंट प्लीज। ये बड़ा आरोप है सर। तो मैं ये चाहता हूँ अगर हमको ऑक्सीजन मिल जाए तो हमारी प्लीज मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी, जवाब देने दीजिए उनको। हम मरीज को लेकर के और उनको बाकायदा ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जो हमने बेड तैयार किए हैं 1000 बेड 1500 बेड, वो किसी काम के नहीं है जब तक वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, पूरे हिंदुस्तान में मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। हर रोज मौत की खबरें कहीं ना कहीं हम सबको चिंता में डाल रही हैं। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें किस तरीके से मिलकर सामंजस्य बिठाकर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस कोविड काल में भी लगातार जारी है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी क्या है? हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम सब लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का खुद से पालन करें और अपने पांव को खुद से लॉक कर लें, घरों के अंदर रहें, ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। मेरे साथ बड़ा मुद्दा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।